सूर्य की रोशनी अभी पूरी तरह से छतों पर नहीं पड़ी थी कि हेलेना ने उस विशाल भवन का द्वार खोल दिया जहां वह 20 वर्षों से अधिक समय से काम कर रही थी। समय और साबुन के निशानों से सने उसके हाथों ने बाल्टी और कपड़े को कसकर पकड़ रखा था, जो जीवन भर के साथी बन गए। वह 60 वर्ष की थीं, लेकिन उनका शरीर अभी भी उस व्यक्ति के अनुशासन को बनाए रखता था जो हमेशा ईमानदारी से सेवा करने के लिए जीता था। सुबह का सन्नाटा केवल बगीचे में चिड़िया के गाने से टूटा। वह हमेशा सबसे पहले उसका अभिवादन करता था, मानो वह उसमें उस निरंतर उपस्थिति को पहचानता था जो फूलों, पत्तियों और उस समृद्ध लेकिन स्नेह रहित पिछवाड़े में रहने वाले जीवन की परवाह करती थी। हेलेना ने पिछले दरवाजे का ताला खोला, रसोई की बत्ती जलाई और गहरी सांस ली। घर अभी भी सो रहा था, लेकिन वह घंटों से जाग रही थी। चूल्हे पर कॉफी उबल रही थी, उसकी खुशबू कमरे में फैल रही थी। ताजी मोम लगी लकड़ी और ताजी पकी हुई ब्रेड की खुशबू के साथ घुल मिल रही थी। यह उसकी दिनचर्या थी, एक अदृश्य अनुष्ठान जो दूसरों के घरों को जगमगाता रहता था। हर भाव, कपड़े की हर तह, मौन लगभग पवित्र भक्ति से बनी थी। उनके जीवन में विलासिता नहीं थी, लेकिन सम्मान था। संगमरमर के काउंटर टॉप को पहुंचते हुए हेलेना को वह दिन याद आया जब उसने पहली बार वहां कदम रखा था। उसका बॉस रेनाटो अभी भी जवान था, योजनाओं से भरा हुआ, और वह एक विधवा थी जो हाल ही में शहर में रोजी रोटी की तलाश में आई थी। इन वर्षों में वह लगभग एक बेटे जैसा हो गया था। उसने उसे समृद्ध होते, परिवार बनाते और अपना व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करते देखा था, और वह हमेशा मानती थी कि किसी न किसी तरह वह भी उस कहानी का हिस्सा थी। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। दीवार पर लगी घड़ी में 7:30 बज रहे थे जब हेलेना ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। तेज, दृढ़ कदमों की आहट और ताले में चाबी घुमाने की आवाज। रेनाटो तनावग्रस्त भाव से अंदर आया। उसका सूट बेदागा था, उसकी टाई कसी हुई थी, लेकिन उसकी निगाहें ठंडी और दूर थीं। गुड मॉर्निंग डॉ रेनाटो, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने एप्रन पर हाथ पोंछते हुए कहा। कॉफी तैयार है, बिल्कुल वैसी जैसी आपको पसंद हो। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह बस सजी हुई मेज, भाप से भरी चायदानी, ताजी ब्रेड और मक्खन की खुशबू को देखता रहा, मानो ये सब उसे परेशान कर रहा हो। हेलेना को अपनी छाती पर पहला भार महसूस हुआ। कुछ हुआ क्या? उसने अपनी आवाज को हल्का रखने की कोशिश करते हुए पूछा। तुम बहुत गंभीर लग रही हो। रेनाटो ने एक कुर्सी खींची और धीरे से बैठ गया। ऐसा हुआ था हेलेना, उसने उसकी आंखों में देखे बिना कहा, और यह तुम्हारे बारे में है। यह वाक्य रसोई घर में हवा में गूंजता हुआ प्रतीत हुआ। हेलेना एक क्षण के लिए स्थिर खड़ी रही। मेरे बारे में? रेनाटो ने गहरी सांस ली, मानो वह कई दिन पहले लिए गए किसी निर्णय को दोहरा रहा हो। आप जानते हैं कि आप हमेशा से बहुत समर्पित रहे हैं, यहां किसी को इस पर शक नहीं है। लेकिन वह रुका, अपनी कलाई घड़ी की ओर देखते हुए। समय तो सबके लिए गुजरता है ना? केतली अभी भी फुफकार रही थी, लेकिन अंदर सब कुछ शांत था। रेनाटो ने गहरी सांस ली, मानो वह कई दिन पहले लिए गए किसी निर्णय को दोहरा रहा हो। वह कपड़ा, वही कपड़ा जिसे वह वर्षों से अपने पास रखती आई थी, उस गरिमा का प्रतीक जिसे उसने कभी नहीं खोया था, अब अस्वीकृति का प्रतीक बन गया। कुछ हुआ क्या? उसने अपनी आवाज को हल्का रखने की कोशिश करते हुए पूछा। तुम बहुत गंभीर लग रही हो। मेरे बारे में? मैंने फैसला कर लिया है कि अब मुझे तुम्हारी सेवाओं की जरूरत नहीं है हेलेना। तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो। मुझे किसी ज्यादा चुस्त, ज्यादा आधुनिक व्यक्ति की जरूरत है जो अब घर की लय को समझता हो। ये शब्द अदृश्य प्रहार की तरह गूंज रहे थे। हेलेना एक क्षण के लिए स्थिर खड़ी रही। यह शब्द बाकियों से ज्यादा दुख देता था, क्योंकि उसके लिए आराम धीमी मौत का पर्याय था। किसी ऐसे व्यक्ति की मौत जिसमें अभी भी ताकत है, लेकिन दुनिया उसे बेकार समझती है। उसने अपने आंसू निगल लिए और मुस्कुराने की कोशिश की। हेलेना ने भौहें चढ़ाईं। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रहा था। आराम। फिर उसने ऊपर देखा और ये शब्द वाक्य की ठंडक के साथ निकले। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपना जबड़ा दृढ़ रखा। बहुत बूढ़ा,
मैं 20 साल से यहां काम कर रहा हूं डॉक्टर। मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा, नाश्ता भी नहीं छोड़ा, बीमार होने पर भी नहीं। आप तो जानते ही हैं। रेनाटो ने अधीरता से आह भरी। हेलेना को अपनी छाती पर फैला भार महसूस हुआ। मुझे पता है हेलेना, मुझे पता है, लेकिन जिंदगी बदलती है। मुझे यहां नई ऊर्जा की जरूरत है। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो। अब आराम करने का समय है। समय बीतता है, हाँ, लेकिन इससे आपका क्या मतलब है? ऐसा हुआ था हेलेना, उसने उसकी आंखों में देखे बिना कहा, और यह तुम्हारे बारे में है। तो बात यहीं खत्म होती है। इतने समय बाद आप मुझे शुक्रिया और आराम से कहकर विदा करते हैं। हेलेना स्थिर खड़ी रही। उसने सफाई का कपड़ा ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वह कोई ताबीज हो। हेलेना ने भौहें चढ़ाई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रहा था। समय बीतता है, हां, लेकिन इससे आपका क्या मतलब है? फिर उसने ऊपर देखा और ये शब्द वाक्य की ठंडक के साथ निकले। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मुझे तुम्हारी सेवाओं की जरूरत नहीं है हेलेना। तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो। मुझे किसी ज्यादा चुस्त, ज्यादा आधुनिक व्यक्ति की जरूरत है जो अब घर की लय को समझता हो। केतली अभी भी फुफकार रही थी, लेकिन अंदर सब कुछ शांत था। बहुत बूढ़ा, ये शब्द अदृश्य प्रहार की तरह गूंज रहे थे। हेलेना स्थिर खड़ी रही। उसने सफाई का कपड़ा ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वह कोई ताबीज हो। वह कपड़ा, वही कपड़ा जिसे वह वर्षों से अपने पास रखती आई थी, उस गरिमा का प्रतीक जिसे उसने कभी नहीं खोया था, अब अस्वीकृति का प्रतीक बन गया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपना जबड़ा दृढ़ रखा। मैं 20 साल से यहां काम कर रहा हूं डॉक्टर। मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा, नाश्ता भी नहीं छोड़ा, बीमार होने पर भी नहीं। आप तो जानते ही हैं। रेनाटो ने अधीरता से आह भरी। मुझे पता है हेलेना, मुझे पता है, लेकिन जिंदगी बदलती है। मुझे यहां नई ऊर्जा की जरूरत है। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो। अब आराम करने का समय है। आराम, यह शब्द बाकियों से ज्यादा दुख देता था, क्योंकि उसके लिए आराम धीमी मौत का पर्याय था। किसी ऐसे व्यक्ति की मौत जिसमें अभी भी ताकत है, लेकिन दुनिया उसे बेकार समझती है। उसने अपने आंसू निगल लिए और मुस्कुराने की कोशिश की। तो बात यहीं खत्म होती है। इतने समय बाद आप मुझे शुक्रिया और आराम से कहकर विदा करते हैं? रेनाटो ने दूसरी ओर देखा। मैं तुम्हें नोटिस दे रहा हूं और पूरा भुगतान कर रहा हूं। तुम यहां से बिल्कुल साफ सुथरे रिकॉर्ड के साथ जाओगे, जैसे तुम आए थे। हेलेना ने चारों ओर देखा। उस घर के हर कोने में उसकी कहानी का एक अंश छिपा था। वह फर्श जिसे उसने वैक्स किया था, वे टाइलें जिन्हें उसने अपने घुटनों पर बैठकर साफ किया था, वे क्रिस्टल जिन्हें उसने बहुत संभाल कर रखा था, और अब अचानक वह सिर्फ एक समाप्ति संख्या बन गई। उसने उसके चेहरे पर इंसानियत के कुछ निशान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे बस जल्दबाजी ही नजर आई। रेनाटो अपनी घड़ी, अपना मोबाइल कहीं भी देखता रहा, बस उसकी तरफ नहीं। अगर आप यही चाहती हैं, उसने धीरे से कहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि मुझे दिन खत्म करने दो। मैं हमेशा की तरह सब कुछ साफ सुथरा छोड़ना चाहता हूं। हेलेना ने चारों ओर देखा। उस घर के हर कोने में उसकी कहानी का एक अंश छिपा था। वह फर्श जिसे उसने वैक्स किया था, वे टाइलें जिन्हें उसने अपने घुटनों पर बैठकर साफ किया था, वे क्रिस्टल जिन्हें उसने बहुत संभाल कर रखा था। कोई जरूरत नहीं, नया कर्मचारी कल से काम शुरू करेगा। वह एक क्षण के लिए झिझका, शायद उसकी गरिमा से प्रभावित होकर, लेकिन जल्द ही उसने उत्तर दिया, कोई जरूरत नहीं। नया कर्मचारी कल से काम शुरू करेगा। नया कर्मचारी, यह अंतिम बिंदु था। हेलेना ने सिर हिलाया, कपड़ा वापस बाल्टी में रख दिया और 20 सालों में पहली बार बिना पीछे देखे उस गलियारे से नीचे चली गई। उसके कदमों की आहट विदाई की तरह गूंज रही थी। हर कदम यादों का एक टुकड़ा था। रविवार दोपहर के भोजन पर अपने परिवार की हंसी, खुद लगाए फूलों की खुशबू, बड़े ध्यान से साफ के पियानो की आवाज। अब सब कुछ दूर दूर तक लग रहा था, मानो किसी और जिंदगी में घटित हुआ हो। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो सुबह की तेज हवा उसके चेहरे पर लग रही थी।
बाहर सूरज आखिरकार उग रहा था और उस बगीचे को सुनहरा कर रहा था जिसकी उसने इतनी लगन से देखभाल की थी। हेलेना एक क्षण के लिए रुकी और गहरी सांस ली। थ्रश अभी भी सबसे ऊंची शाखा पर गा रहा था, मानव दर्द के प्रति उदासीन। उसने अपने हाथों में पकड़े कपड़े की ओर देखा, वही कपड़ा जिससे घर का फर्श साफ किया गया था, और अब उसमें उसके आंसू थे। और उस कटु मौन में एक निश्चितता उभरने लगी। दुनिया शायद उन लोगों का मूल्य भी नहीं समझती जो सेवा करते हैं, परंतु परमेश्वर उन लोगों को नहीं भूलता जो चुपचाप भलाई करते हैं। हेलेना बरामदे की सीढ़ियां उतरी और धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ी। उसके पीछे एक युग के अंत की धात्विक ध्वनि के साथ गेट बंद हो गया। सड़क पर कारें तेजी से, उदासीनता से गुजर रही थीं। उस समय किसी को भी यह पता नहीं था कि एक 60 वर्षीय महिला को नौकरी से नहीं बल्कि उसके पूरे अस्तित्व से निकाला जा रहा है। और जैसे जैसे वह चलता गया, उसके हाथों में पकड़ा कपड़ा प्रतिरोध के मूक झंडे की तरह हवा में लहराता रहा, क्योंकि घायल होने के बावजूद भी वह अपना सिर ऊंचा करके चल रही थी। हेलेना अभी भी गेट पर खड़ी थी जब उसने रेनाटो की ठंडी आवाज अपनी यादों में गूंजती सुनी। तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो। ये शब्द उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे, मानो लगातार गूंज रही हो। वह फुटपाथ पर धीरे धीरे चल रही थी। हाथ में अभी भी सफाई का कपड़ा था। उसका शरीर दृढ़ था, लेकिन उसकी आत्मा तार तार हो चुकी थी। धूप अब उसके चेहरे को झुलसा रही थी और शहर उसके सीने में उठ रहे दर्द से बिल्कुल बेखबर लग रहा था। जब वह उस छोटे से घर में पहुंची जहां वह रहती थी, तो सबसे पहले सन्नाटा उसका स्वागत कर रहा था। घड़ी में 9:30 बज रहे थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरा दिन जी लिया हो। उसने बाल्टी दरवाजे के पास रखी और चारों ओर देखा। वहां सब कुछ सादा मगर साफ सुथरा था, उसी सावधानी से सजाया गया था जैसा उसने हवेली के लिए किया था। कोने में मुरझाए फूलों का एक फूलदान उसे उन दिनों की याद दिला रहा था जब वह खुश, थकी हुई मगर शांत मन से लौटती थी। अब वहां सिर्फ खालीपन था। वह मेज पर बैठा अपने हाथों को घूर रहा था, वे हाथ जिनकी तारीफ संगमरमर के फर्श चमकाने, हर कोने को बेदाग बनाने और दूसरों की रोजमर्रा की जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए की जाती थी। अब वही हाथ बेकार लग रहे थे। दर्द सिर्फ नौकरी छूटने का नहीं था, बल्कि जिस तरह से ये सब कहा गया था उससे भी था। हमेशा के लिए आराम करो। ये मौत की सजा जैसा लग रहा था, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सजा जिसे अब दुनिया नहीं देखती। जैसे ही उसने सोचा, उसकी नजर एक चांदी जैसे प्रतिबिंब पर पड़ी। यह दीवार पर टंगा छोटा सा आईना था, वही आईना जिसका इस्तेमाल वह हर सुबह अपना स्कार्फ ठीक करने के लिए करती थी। वह पास आया और अपने चेहरे को घूरने लगा। गहरी झुर्रियां, हल्के काले घेरे, थकी हुई लेकिन जीवंत आंखें। वह कई सेकंड तक देखता रहा। वह छोटा सा आईना कुछ ऐसा प्रतिबिंबित कर रहा था जो हवेली में कभी प्रतिबिंबित नहीं होता था, उसका अपना अस्तित्व। 20 वर्षों तक रेनाटो के घर में लगे दर्पण में हमेशा क्रिस्टल की चमक, मेहमानों की विलासिता, चश्मे का प्रतिबिंब और महंगे इत्र दिखाई देते रहे। कभी अपना चेहरा नहीं देखा। वह हमेशा उसके सामने से सिर्फ साफ करने, चमकाने, उसकी चमक लौटाने के लिए गुजरती थी, खुद को कभी नहीं देखती थी। और अब उस साधारण आईने में उसने सचमुच खुद को देखा, और जो उसने देखा वह बुढ़ापा नहीं, इतिहास था। उसे अपने शब्द फिर याद आ गए। समय बीत गया हेलेना, यही तो जिंदगी है। और जैसे ही उसने मन ही मन यह वाक्य दोहराया, उसे एहसास हुआ कि इसमें एक क्रूर विडंबना थी। समय उसके लिए तो बीत ही गया था, हां, लेकिन उसके लिए भी। फर्क इतना था कि पैसे ने उसे गुमराह रखा, यह मानते हुए कि समय सिर्फ गरीबों पर ही भारी पड़ता है। उसके सीने में एक गांठ सी कस गई, गुस्से और हार मानने का मिश्रण। वह उठा और पुरानी अलमारी खोलकर ध्यान भटकाने के लिए कुछ ढूंढने लगा। उसे एक धूल से भरा गत्ते का डिब्बा मिला। अंदर कुछ पुरानी नोटबुक, पीली पड़ चुकी तस्वीरें और अखबारों की कतरनें थीं। उनमें से एक, जो फूलों के कपड़े से ढकी थी, उसकी नजर में आ गई। रेसिपी बुक। उसने अपनी उंगलियां कवर पर फिराईं, याद करते हुए कि उसने कब शुरुआत की थी।
अभी भी अपनी शुरुआती उम्र में। हर पन्ने पर हस्तलिखित नोट्स हवेली के आयोजनों के लिए उसके द्वारा बनाए और परखे गए व्यंजन थे। केक, पाई, साधारण व्यंजन, लेकिन सभी की तारीफ। उसे याद आया कि कैसे रेनाटो कहा करता था कि उसकी पेस्ट्री का स्वाद बेहद लाजवाब होता है। अजीब बात है कि वही आदमी अब उसे बहुत बूढ़ी कह रहा था। उसने धीरे धीरे नोटबुक पलटी। हर रेसिपी में एक याद, हर कॉफी के दाग में वक्त का एक टुकड़ा। मानो वो पन्ने जिंदा हों, उन यादों से धड़क रहे हों जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। और दर्द के बीच एक डरपोक सा ख्याल उभरने लगा। शायद अभी भी कुछ ऐसा था जो वह कर सकती थी, कुछ ऐसा जो किसी बॉस पर निर्भर न हो। लेकिन उस विचार के पूरी तरह पनपने से पहले ही दर्द लौट आया। आंसू आखिरकार चुपचाप बह निकले। वह न केवल बर्खास्तगी के लिए रोया, बल्कि उस बर्खास्तगी से जुड़ी हर चीज के लिए भी। वह उस महिला के लिए रोया जिसने अपना पूरा जीवन सेवा में समर्पित कर दिया और उसे फर्नीचर के एक हिस्से की तरह फेंक दिया गया। वह उस समाज के बोझ के लिए रोया जो सफलता की सराहना तो करता है, लेकिन उसे संभव बनाने वालों से घृणा करता है। रोना मिनटों, शायद घंटों तक चलता रहा। जब वह आखिरकार शांत हुई तो सूरज ढलने लगा था। खिड़की से आती सुनहरी परछाई मेज पर खुली नोटबुक को रोशन कर रही थी, और वहीं थकान और सन्नाटे के बीच हेलेना को कुछ अलग सा एहसास हुआ। एक सौम्य शांति, मानो ईश्वर उसके पास बैठे हों, उसे याद दिला रहे हों कि कुछ भी व्यर्थ नहीं है। साफ करने वाला कपड़ा अभी भी जमीन पर पड़ा था। उसने उसे उठाया और अपनी गोद में रख लिया। अपमान के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान की याद दिलाने के लिए। यह दास्ता का नहीं, बल्कि गरिमा का प्रतीक था। यही वह कपड़ा था जिसने उसके जीवन को थामा था। यही वह साधन था जिसने उसे पोषण और सम्मान दिया था। और अब शायद यह एक नई शुरुआत का प्रतीक भी होगा। हेलेना उठी और फिर से आईने के पास गई। उसने आंखें पोंछी और एक बार फिर खुद को निहारा। इस बार वह हल्की सी मुस्कुराई। बहुत बूढ़ी हो गई हो, उसने धीरे से कहा। हो सकता है, पर अभी भी जिंदा हूं। बाहर बच्चों के खेलने की आवाजें गली में गूंज रही थी। जिंदगी चल रही थी, नए सिरे से शुरुआत करने वालों के दर्द से बेपरवाह। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। वह वापस बैठ गई, अपनी नोटबुक खोली और कॉर्नमील केक की रेसिपी वाला पन्ना खोला और हर पंक्ति को दोबारा पढ़ने लगी। नाप जोख, सामग्री, घोल की सही गाढ़ापन के बारे में नोट्स। सब कुछ आसान था, लेकिन उसमें प्यार था। एक ऐसा प्यार जिसे दुनिया देखना भूल गई थी। पढ़ते हुए एक याद ताजा हो गई। वे दिन जब वह रेनाटो के परिवार के लिए केक बनाती थी और सब उसकी तारीफ करते थे, बिना यह जाने कि वह केक बना रही है। मेहमान पूछते, यह केक किसने बनाया? उसकी पत्नी सहज मुस्कान के साथ जवाब देती, हेलेना। और फिर वह बातचीत में लग जाती, बिना यह सोचे कि उस भाव का क्या महत्व है। लेकिन हेलेना को याद आ गया, और अब वे यादें बीज बन चुकी थीं। वह उठा, अलमारी के पास गया और एक कटोरा, कुछ अंडे और थोड़ा आटा उठाया। उसकी हरकतें लगभग सहज थीं, मानो उसके हाथों को उसी काम में सुकून मिल रहा हो जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है। उसने धीरे धीरे सामग्री मिलाई, जिससे रसोई में जानी पहचानी खुशबू भर गई। व्हिस्क की आवाज, ओवन की चरमराहट, उठती भाप, सब कुछ मानो उस धूसर रंग में रंग भर रहा था। केक पकने का इंतजार करते हुए उसने फिर से आईने में देखा। इस बार प्रतिबिंब में कुछ अलग दिख रहा था। सिर्फ एक थकी हुई औरत का चेहरा नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की चिंगारी जो यह समझने लगी है कि एक चक्र का अंत दूसरे चक्र की शुरुआत हो सकता है। तैयार केक की खुशबू पूरे घर में फैल गई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यही जिंदगी है, उसने धीरे से कहा, रेनाटो के शब्दों को दोहराते हुए, लेकिन अब एक नए अर्थ के साथ। हाँ, यही जिंदगी है, अपने दर्द और पुनर्जन्म के साथ। उसने नोटबुक ली और आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा। जिसे दुनिया अंत कहती है, उसे ईश्वर आरंभ कहता है। उसने किताब को ध्यान से बंद किया, मानो कोई वादा कर रहा हो। बाहर छतों के पीछे सूरज डूब रहा था। आसमान नारंगी और सुनहरे रंग में रंग रहा था।
हवा पर्दों से होकर बह रही थी, जिससे वे धीरे धीरे नाच रहे थे। हेलेना उठी, खिड़की खोली और ताजी हवा अंदर आने दी। एक पल के लिए उसे हल्कापन महसूस हुआ। दीवार पर लगे आईने में उसके पीछे डूबता हुआ सूर्यास्त दिखाई दे रहा था, और पहली बार उस सुनहरी रोशनी ने दूसरों की चमक को नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री की शांत आभा को प्रकाशित किया जो आहत होने के बावजूद भी विश्वास रखती थी। अगली सुबह ठंडी थी। धूसर आकाश घर की शांति से मेल खाता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन हेलेना के अंदर कुछ हिलने लगा था। एक पुराना अंगारा जिसे अवमानना बुझा नहीं सकती थी। वह जल्दी उठी, अपने सिर पर दुपट्टा बांधा और जाने से पहले आखिरी बार आईने में देखा। अब पछतावे के लिए कोई जगह नहीं थी, केवल कार्रवाई के लिए। वह अपनी बांह के नीचे रेसिपी बुक को दबाए सड़कों पर चला गया। समय के साथ चिह्नित पृष्ठ और आटे की गंध एक दिल की तरह धड़क रही थी। वह अपने घर के बगल में छोटे गैरेज के सामने रुक गया। धूल से ढकी एक खाली जगह जो वर्षों से केवल एक भंडारण कक्ष के रूप में काम करती थी। उसने चारों ओर देखा और चुपचाप सोचा, यह वह जगह है जहां मैं फिर से शुरू करता हूं। शब्द दृढ़ता से निकले, लगभग एक प्रार्थना की तरह। उसने एक बाल्टी उठाई, फर्श साफ किया, हर कोने को साफ किया, दीवारों को धोया जबकि पानी बह रहा था और साबुन रंगीन बुलबुले बना रहा था। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ भी साफ हो रहा था। प्रत्येक आंदोलन मुक्ति का संकेत था, प्रत्येक सांस एक नई शुरुआत। उस खाली जगह में उसके कदमों की गूंज एक नई कहानी की शुरुआत की घोषणा करती थी। जब उसने काम खत्म किया तो सूरज पहले से ही गेट को पार कर रहा था और गैराज के अंदरूनी हिस्से को रोशन कर रहा था। देर दोपहर की गर्म चमक ने तात्कालिक मेज पर नोटबुक को छुआ। हेलेना ने इसे पनीर ब्रेड रेसिपी के लिए खोला और पुराने नोट्स को देखा। उसे याद आया कि कैसे उसने हवेली में दोपहर के भोजन के लिए इसे बनाया था। हवा में भरी हुई गंध, मेहमानों की मुस्कुराहट जो कभी नहीं जानते थे कि इसे किसने तैयार किया था, अब वही गंध उसकी होगी। उस रात उसने पहला बैच तैयार किया। दूध, अंडे, पनीर और विश्वास को मिलाया। आटे को सावधानी से हिलाया जैसे कि एक स्मारिका सिलाई कर रहे हों। तात्कालिक ओवन ने फुफकार दिया, जिससे छोटी जगह में भरने वाली गर्मी निकल गई। सुगंध संकरी गलियों में फैल गई। उत्सुक पड़ोसियों ने खिड़कियों से देखना शुरू कर दिया। कुछ ने दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा कि वह क्या कर रही है। हेलेना ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं बस कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूं। और अभी भी गर्म पनीर की रोटी का एक टुकड़ा पेश किया। स्वाद ने लोगों की आंखों को चमका दिया। अगले दिन पड़ोसियों में से एक और मांगने आया और कहा कि यह अब तक का सबसे अच्छा खाना था। दूसरे ने सुझाव दिया कि वह इसे रविवार के बाजार में बेचने के लिए बनाए। हेलेना एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन उसके दिल ने उसके तर्क से पहले जवाब दिया, हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूं। और इस तरह एक नए जीवन की पहली प्रेरणा पैदा हुई, एक छोटी सी लौ जो सादगी के भीतर बढ़ी। अगली सुबह ठंडी थी। धूसर आकाश घर की शांति से मेल खाता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन हेलेना के अंदर कुछ हिलने लगा था। एक पुराना अंगारा जिसे अवमानना बुझा नहीं सकती थी, वह जल्दी उठी, अपने सिर पर दुपट्टा बांधा और जाने से पहले आखिरी बार आईने में देखा। अब पछतावे के लिए कोई जगह नहीं थी, केवल कार्रवाई के लिए। वह अपनी बांह के नीचे रेसिपी बुक को दबाए सड़कों पर चला गया। समय के साथ चिह्नित पृष्ठ और आटे की गंध एक दिल की तरह धड़क रही थी। वह अपने घर के बगल में छोटे गैरेज के सामने रुक गया। धूल से ढकी एक खाली जगह जो वर्षों से केवल एक भंडारण कक्ष के रूप में काम करती थी। उसने चारों ओर देखा और चुपचाप सोचा, यह वह जगह है जहां मैं फिर से शुरू करता हूं। शब्द दृढ़ता से निकले, लगभग एक प्रार्थना की तरह। उसने एक बाल्टी उठाई, फर्श साफ किया, हर कोने को साफ किया, दीवारों को धोया जबकि पानी बह रहा था और साबुन रंगीन बुलबुले बना रहा था। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ भी साफ हो रहा था। प्रत्येक आंदोलन मुक्ति का संकेत था, प्रत्येक सांस एक नई शुरुआत। उस खाली जगह में उसके कदमों की गूंज एक नई कहानी की शुरुआत की घोषणा करती थी। जब उसने काम खत्म किया
तो सूरज पहले से ही गेट को पार कर रहा था और गैराज के अंदरूनी हिस्से को रोशन कर रहा था। देर दोपहर की गर्म चमक ने तात्कालिक मेज पर नोटबुक को छुआ। हेलेना ने इसे पनीर ब्रेड रेसिपी के लिए खोला और पुराने नोट्स को देखा। उसे याद आया कि कैसे उसने हवेली में दोपहर के भोजन के लिए इसे बनाया था। हवा में भरी हुई गंध, मेहमानों की मुस्कुराहट, जो कभी नहीं जानते थे कि इसे किसने तैयार किया था, अब वही गंध उसकी होगी। उस रात उसने पहला बैच तैयार किया। दूध, अंडे, पनीर और विश्वास को मिलाया, आटे को सावधानी से हिलाया जैसे कि एक स्मारिका सिलाई कर रहे हों। तात्कालिक ओवन ने फुफकार दिया, जिससे छोटी जगह में भरने वाली गर्मी निकल गई। सुगंध संकरी गलियों में फैल गई। उत्सुक पड़ोसियों ने खिड़कियों से देखना शुरू कर दिया। कुछ ने दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा कि वह क्या कर रही है। हेलेना ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं बस कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूं। और अभी भी गर्म पनीर की रोटी का एक टुकड़ा पेश किया। स्वाद ने लोगों की आंखों को चमका दिया। पूरे सप्ताह वह बिना रुके काम करती रही। सूरज निकलने से पहले उठती, आटा गूंथती, सामग्री अलग करती, उन्हें साधारण कागज और हाथ से बने धनुषों से पैक करती। केक, ब्रेड और मिठाइयों की खुशबू पूरी सड़क पर फैल जाती और हर बैच एक मौन प्रार्थना की तरह लगता। ओवन अब उसका मंदिर था। जो लौ कभी दूसरों के घरों को गर्म करती थी, अब उसके भविष्य को गर्म कर रही थी। और आग की हर चिंगारी मानो कह रही थी, चलते रहो, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। रातें लंबी थीं। वह अक्सर आटा गूंथते हुए रोती थी। उसके आंसू आटे और पसीने के साथ मिल जाते थे, लेकिन दुख के नहीं बल्कि ताकत के, क्योंकि वह गहराई से जानती थी कि हर आंसू पुनर्जन्म का एक घटक है। बाहर झींगुरों की आवाज, दरारों से बहती हवा, घड़ी की टिक टिक, सब कुछ दृढ़ता के एक मौन कोरस में एक साथ जुड़ जाते थे। पहले मेले में हेलेना ने सफेद मेजपोश से ढकी एक छोटी सी मेज लगाई। टोकरियों में पनीर की रोटियां, साधारण केक, बचपन की मिठाइयां सलीके से सजाईं। एक पल के लिए तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जल्द ही एक महिला आई, केक का एक टुकड़ा खरीदा और कुछ मिनट बाद मुस्कुराते हुए लौटी। मेरी बेटी। उस स्वाद ने मुझे मेरी मां के घर की याद दिला दी। और इस तरह पहली तारीफ ने उस सारे साहस को फिर से जगा दिया जो तिरस्कार ने बुझा दिया था। मोहल्ले भर में बात फैल गई और जल्द ही हर कोई हेलेना द पडारिया, बेकरी हेलेन के बारे में बात करने लगा। यह नाम स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग में बैठ गया। उसे पता भी नहीं चला। ऑर्डर बढ़ते गए। सुबह सुबह ताजी बेक्ड ब्रेड की खुशबू से महक उठी। ग्राहकों की हंसी की आवाज हवा में गूंजने लगी। जो जगह कभी खामोश रहती थी, अब उसमें जान आ गई। ओवन से निकलती भाप और ट्रे के शोर के बीच हेलेना मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था, लेकिन उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था। रातें लंबी थीं। वह अक्सर आटा गूंथते हुए रोती थी। उसके आंसू आटे और पसीने के साथ मिल जाते थे, लेकिन दुख के नहीं बल्कि ताकत के, क्योंकि वह गहराई से जानती थी कि हर आंसू पुनर्जन्म का एक घटक है। बाहर झींगुरों की आवाज, दरारों से बहती हवा, घड़ी की टिक टिक, सब कुछ दृढ़ता के एक मौन कोरस में एक साथ जुड़ जाते थे। पहले मेले में हेलेना ने सफेद मेजपोश से ढकी एक छोटी सी मेज लगाई। टोकरियों में पनीर की रोटियां, साधारण केक, बचपन की मिठाइयां सलीके से सजाईं। एक पल के लिए तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जल्द ही एक महिला आई, केक का एक टुकड़ा खरीदा और कुछ मिनट बाद मुस्कुराते हुए लौटी। मेरी बेटी। उस स्वाद ने मुझे मेरी मां के घर की याद दिला दी। और इस तरह पहली तारीफ ने उस सारे साहस को फिर से जगा दिया जो तिरस्कार ने बुझा दिया था। मोहल्ले भर में बात फैल गई और जल्द ही हर कोई हेलेना द पडारिया, बेकरी हेलेन के बारे में बात करने लगा। यह नाम स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग में बैठ गया। उसे पता भी नहीं चला। ऑर्डर बढ़ते गए। सुबह सुबह ताजी बेक्ड ब्रेड की खुशबू से महक उठी। ग्राहकों की हंसी की आवाज हवा में गूंजने लगी। जो जगह कभी खामोश रहती थी, अब उसमें जान आ गई। ओवन से निकलती भाप और ट्रे के शोर के बीच हेलेना मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था,
लेकिन उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था। एक दोपहर हवेली में काम करने वाली एक पुरानी सहकर्मी वहां से गुजरी और उसे पहचान गई। वह वहीं खड़ी होकर खिड़की से देख रही थी, हेलेना को एप्रन पहने हंसते हुए और ग्राहकों की सेवा करते देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, मुझे लगा था कि तुमने जिंदगी से हार मान ली है। और हेलेना ने बस इतना ही कहा, मैंने हार मानना छोड़ दिया है। वाक्य सरल था लेकिन शक्ति से भरा हुआ, मानो उसके अनुभवों का एक संश्लेषण हो। जैसे जैसे महीने बीतते गए, छोटी सी बेकरी मोहल्ले की मिलन स्थली बन गई। बच्चे स्कूल के बाद मिठाइयां खरीदने आते, मजदूर सेवा से पहले कॉफी पीने आते, यहां तक कि स्थानीय पादरी भी जश्न के लिए केक मंगवाने लगे। और हेलेना हर चेहरे पर अपनी मेहनत की झलक देखती, इस बात का सबूत कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उन लोगों को इनाम जरूर देती है जो डटे रहते हैं। रात में जब सब चले जाते, वह बत्तियां बुझा देती और अभी भी गर्म तंदूर को देखती रहती। अंगारों की नारंगी चमक उस जगह को ऐसे रोशन करती मानो वह किसी चमत्कार का धड़कता हुआ दिल हो। वह चुपचाप बैठ जाती और ईश्वर का शुक्रिया अदा करती, न सिर्फ बिक्री के लिए बल्कि अपनी कीमत को फिर से तलाशने के मौके के लिए भी। तंदूर सिर्फ एक औजार से बढ़कर था, वह पुनर्जन्म की वेदी थी जहां हर बैच आस्था का एक प्रतीक था। कभी कभी उसे रेनाटो की याद आती, जिस बॉस ने उसे नौकरी से निकाला था और गुस्से की बजाय उसे बस हल्का सा अफसोस होता था। वह समझती थी कि कुछ लोग दूसरों की कीमत इसलिए नहीं समझते क्योंकि उन्होंने अभी तक खुद को देखना नहीं सीखा है। और इस विचार में उसे सुकून मिलता था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी जीत रेनाटो पर नहीं बल्कि अपने डर पर है। एक शनिवार की सुबह हेलेना बेकरी पहुंची और देखा कि दरवाजे पर लाइन लगी है। आस पड़ोस के लोग उन ब्रेड और केक की तलाश में आए हैं जो पहले ही मशहूर हो चुके थे। उसने वह नजारा देखा और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी साधारण चीज इतनी बड़ी हो सकती है। ताजी कॉफी की महक, बातचीत की आवाज, शीशे से छनकर आती रोशनी और सुनहरी ट्रे पर पड़ती रोशनी, ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन यह सच था। उसने पुरानी नोटबुक ली और उसे काउंटर पर रख दिया। उसे खोलकर पहली रेसिपी लिखी, वही चीज ब्रेड जिससे यह सब शुरू हुआ था, और नीचे एक नई पंक्ति लिखी, जो प्रेम से पैदा होता है वह मरता नहीं है, वह केवल रूप बदलता है। पुस्तक को सावधानी से बंद किया और अलमारी में रख दिया, मानो किसी पवित्र रहस्य की रखवाली कर रहा हो। जब अंतिम ग्राहक चला गया तो उसने अभी भी जलते हुए ओवन की ओर देखा और अपनी पूरी यात्रा के सबसे सुंदर प्रतीक को महसूस किया। वह गर्मी जो कभी दूसरों के आराम के लिए इस्तेमाल की जाती थी, अब उसके अपने भाग्य को बनाए रखती थी। आग वही थी लेकिन लौ उसकी थी। और जैसे ही उसने भाप को उठते देखा, उसने समझा कि वह किसी भी अस्वीकृति से अधिक मजबूत हो गई है। जैसे जैसे महीने बीतते गए, छोटी सी बेकरी मोहल्ले की मिलन स्थली बन गई। बच्चे स्कूल के बाद मिठाइयां खरीदने आते, मजदूर सेवा से पहले कॉफी पीने आते, यहां तक कि स्थानीय पादरी भी जश्न के लिए केक मंगवाने लगे। और हेलेना हर चेहरे पर अपनी मेहनत की झलक देखती, इस बात का सबूत कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उन लोगों को इनाम जरूर देती है जो डटे रहते हैं। रात में जब सब चले जाते, वह बत्तियां बुझा देती और अभी भी गर्म तंदूर को देखती रहती। अंगारों की नारंगी चमक उस जगह को ऐसे रोशन करती मानो वह किसी चमत्कार का धड़कता हुआ दिल हो। वह चुपचाप बैठ जाती और ईश्वर का शुक्रिया अदा करती, न सिर्फ बिक्री के लिए बल्कि अपनी कीमत को फिर से तलाशने के मौके के लिए भी। तंदूर सिर्फ एक औजार से बढ़कर था, वह पुनर्जन्म की वेदी थी जहां हर बैच आस्था का एक प्रतीक था। कभी कभी उसे रेनाटो की याद आती, जिस बॉस ने उसे नौकरी से निकाला था और गुस्से की बजाय उसे बस हल्का सा अफसोस होता था। वह समझती थी कि कुछ लोग दूसरों की कीमत इसलिए नहीं समझते क्योंकि उन्होंने अभी तक खुद को देखना नहीं सीखा है। और इस विचार में उसे सुकून मिलता था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी जीत रेनाटो पर नहीं बल्कि अपने डर पर है। बाहर सूरज डूबने लगा था, आसमान तांबे और बकाइन के रंगों से रंग रहा था। हवा में रोटी और आशा की खुशबू थी।
हेलेना दरवाजे के सहारे झुक गई और कुछ देर तक वहीं रही। सड़क पर आवाज आई, लोगों के आने जाने, जीवन के चलने को देखती रही, और वह इन सब के बीच आखिरकार पूरी तरह से तैयार थी। समय बिना किसी चेतावनी के दिशा बदलने वाली हवा की तरह बीतता गया, और वर्षों ने हेलेना की छोटी सी दुकान को एक संपन्न बेकरी में बदल दिया। पीड़ा की पुरानी गंध ने मौन विजय की मीठी खुशबू को रास्ता दिया था। दीवारें अब ग्राहकों की तस्वीरों से ढकी हुई थीं। मेजों पर ताजे फूल थे। हंसी की आवाज ने कमरे को एक नए जीवन के लिए पृष्ठभूमि संगीत की तरह भर दिया था। हेलेना अब पूरी तरह से सफेद बालों और किसी ऐसे व्यक्ति की शांत नजर के साथ, जिसने इंतजार करना सीख लिया था, हर दिन जल्दी पहुंचती, ओवन जलाती, कॉफी बनाती और सूरज को सुनहरी रोशनी के साथ कमरे में प्रवेश करते देखती। वह जगह उसका दूसरा घर तो थी ही, साथ ही वह वेदी भी जहां नियति ईश्वरीय न्याय के आगे झुकती थी। वहां किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उस सपने की नींव में कितना दर्द था। हर मिठाई, हर रोटी, हर केक एक याद थी जो मिठास में बदल गई थी। एक मंगलवार की सुबह दरवाजे की घंटी बजी और हवा अपने साथ अतीत का एक चेहरा लेकर आई। रेनाटो धीरे से अंदर आया। उसका सूट साफ सुथरा था, चेहरे पर थकान थी। समय ने उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें खींच दी थीं। उसने चारों ओर देखा, सुगंध और जगह के सामंजस्य को निहारा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसी चीज की तलाश में था जिसे वह नहीं जानता था। वह खिड़की के पास एक मेज पर बैठ गया और एक वेट्रेस को बुलाया। मुझे घर की सबसे लोकप्रिय मिठाई चाहिए प्लीज। लड़की मुस्कुराई और बोली, यह संतरे के सिरप वाला कॉर्नमील केक है, डोना हेलेना की रेसिपी। रेनाटो ने भौहें चढ़ाई। नाम को पहचाने बिना ही उसे दोहरा दिया, हेलेना। जैसे ही मिठाई मेज पर आई, गंध ने उसे घेर लिया। एक ही समय में परिचित और दूर उसने कांटा उठाया और पहला निवाला लिया। बनावट, स्वाद, चीनी और स्मृति के बीच सही संतुलन ने उसे एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। उसके अंदर कुछ जाग उठा, एक पुरानी प्रतिध्वनि, एक स्वाद जो उसने पहले महसूस किया था, कई साल पहले, हवेली में सुबह जब कोई उसे चुपचाप परोसता था। हेलेना दूर से काउंटर से हाथ जोड़े स्थिर निगाहों और शांत मन से देख रही थी। कोई गुस्सा नहीं था, बस उस पुराने मेहमान को दरवाजे से ऐसे आते देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, जैसे कोई आम ग्राहक हो। उसने अपने एप्रन पर हाथ पोंछे और धीरे धीरे मेज की ओर बढ़ी। उसके कदम दृढ़ थे, उसका चेहरा ओवन की रोशनी से चमक रहा था। आखिरकार वह उसके सामने रुकी और शांति से पूछा, क्या तुम्हें मिठाई पसंद आई? रेनाटो ने ऊपर देखा और एक पल के लिए उसकी आवाज गायब हो गई। उसका कांटा प्लेट में गिर गया और आश्चर्य से भरे चेहरे ने उसे स्थिर कर दिया। रेनाटो ने भौहें चढ़ाई। नाम को पहचाने बिना ही उसे दोहरा दिया, हेलेना। जैसे ही मिठाई मेज पर आई, गंध ने उसे घेर लिया। एक ही समय में परिचित और दूर, उसने कांटा उठाया और पहला निवाला लिया। बनावट, स्वाद, चीनी और स्मृति के बीच सही संतुलन ने उसे एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। उसके अंदर कुछ जाग उठा, एक पुरानी प्रतिध्वनि, एक स्वाद जो उसने पहले महसूस किया था, कई साल पहले, हवेली में सुबह जब कोई उसे चुपचाप परोसता था। हेलेना दूर से काउंटर से हाथ जोड़े स्थिर निगाहों और शांत मन से देख रही थी। कोई गुस्सा नहीं था, बस उस पुराने मेहमान को दरवाजे से ऐसे आते देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, जैसे कोई आम ग्राहक हो। उसने अपने एप्रन पर हाथ पोंछे और धीरे धीरे मेज की ओर बढ़ी। उसके कदम दृढ़ थे, उसका चेहरा ओवन की रोशनी से चमक रहा था। आखिरकार वह उसके सामने रुकी और शांति से पूछा, क्या तुम्हें मिठाई पसंद आई? रेनाटो ने ऊपर देखा और एक पल के लिए उसकी आवाज गायब हो गई। उसका कांटा प्लेट में गिर गया और आश्चर्य से भरे चेहरे ने उसे स्थिर कर दिया। हेलेना? वह अविश्वास से बुदबुदाया। उसकी आंखें शर्म और डर से भरी हुई थीं। तुम यहां की मालकिन हो? उसने हल्की शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया और जवाब दिया, हां, मैं हूं। और यह मिठाई जो तुमने अभी छकी है, उन्हीं हाथों ने बनाई है जिन्होंने 20 साल तक तुम्हारी सेवा की है। वही जिनके बारे में तुमने कभी सुना था कि वे बहुत बूढ़े हो गए हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया, यहां तक कि ओवन की आवाज भी सम्मान के मारे बंद हो गई।
रेनाटो ने अपना सिर नीचे झुका लिया। शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे टूटे हुए, उलझे हुए और पछतावे से भरे हुए थे। मुझे नहीं पता था हेलेना। जिंदगी, हालात, मेरे साथ अन्याय हुआ था। उसने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, चिंता मत करो, समय ने मुझे पहले ही माफ कर दिया है और तुम्हें यह भी दिखा दिया है कि जिस चीज की तुम्हें कद्र नहीं, उसे खोना कैसा होता है। उसके शब्दों में नफरत नहीं, बल्कि वजन था, एक ऐसा सच जिसे चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं। रेनाटो ने गहरी सांस ली और चुपचाप आंसू पोंछते हुए, इधर उधर देखते हुए, मानो अब जाकर उसे उसकी बनाई हुई चीजें दिख रही हों। हर छोटी बड़ी बात, हर फूल, हर खुश ग्राहक उस गरिमा का जीता जागता सबूत था जिसे वह दबाना चाहता था, लेकिन जो फिर भी खिली रही। हेलेना ने फिर धीमी आवाज में कहा, वक्त ने मुझे तुम्हारी दुनिया से निकालकर अपनी दुनिया में नौकरी पर रख लिया, और वो मेरी अब तक की सबसे अच्छी नौकरी थी। आसपास मौजूद लोगों ने यह वाक्य सुना और संदर्भ समझे बिना उस औरत की ताकत देखकर प्रशंसा में मुस्कुरा दिए। वह धीरे से खड़ा हो गया, पैसे मेज पर छोड़ दिया, लेकिन उसने उसे बीच में ही टोक दिया। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, यह मिठाई मुफ्त है, न्याय का स्वाद मुफ्त है। और उसके बाद उसने जो मुस्कुराहट दी, उसमें किसी भी बदले की भावना से अधिक शक्ति थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कुराहट थी जो चुपचाप जीत गया। किसी को अपमानित करने की आवश्यकता नहीं थी। किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कुराहट जिसने पहले ही क्षमा कर दिया था। रेनाटो अपना सिर नीचे झुकाए बेकरी से बाहर निकला। फुटपाथ पर धीरे धीरे चल रहा था। हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी और दूर से आती बच्चों की हंसी की आवाज उस मीठी गंध के साथ मिल रही थी जो अभी भी हवा में बनी हुई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की से हेलेना को एक अन्य ग्राहक को खाना परोसते हुए देखा और उसी क्षण उसने समझ लिया कि सच्ची सफलता वह है जो आत्मा से पैदा होती है, शक्ति से नहीं। हेलेना, वह अविश्वास से बुदबुदाया। उसकी आंखें शर्म और डर से भरी हुई थीं। तुम यहां की मालकिन हो? उसने हल्की शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ मैं हूं, और यह मिठाई जो तुमने अभी छकी है उन्हीं हाथों ने बनाई है जिन्होंने 20 साल तक तुम्हारी सेवा की है, वही जिनके बारे में तुमने कभी सुना था कि वे बहुत बूढ़े हो गए हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया, यहां तक कि ओवन की आवाज भी सम्मान के मारे बंद हो गई। रेनाटो ने अपना सिर नीचे झुका लिया। शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे टूटे हुए, उलझे हुए और पछतावे से भरे हुए थे। मुझे नहीं पता था हेलेना। जिंदगी, हालात, मेरे साथ अन्याय हुआ था। उसने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, चिंता मत करो, समय ने मुझे पहले ही माफ कर दिया है और तुम्हें यह भी दिखा दिया है कि जिस चीज की तुम्हें कद्र नहीं, उसे खोना कैसा होता है। उसके शब्दों में नफरत नहीं, बल्कि वजन था, एक ऐसा सच जिसे चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं। रेनाटो ने गहरी सांस ली और चुपचाप आंसू पोंछते हुए, इधर उधर देखते हुए, मानो अब जाकर उसे उसकी बनाई हुई चीजें दिख रही हों। हर छोटी बड़ी बात, हर फूल, हर खुश ग्राहक उस गरिमा का जीता जागता सबूत था जिसे वह दबाना चाहता था, लेकिन जो फिर भी खिली रही। हेलेना ने फिर धीमी आवाज में कहा, वक्त ने मुझे तुम्हारी दुनिया से निकालकर अपनी दुनिया में नौकरी पर रख लिया, और वो मेरी अब तक की सबसे अच्छी नौकरी थी। आसपास मौजूद लोगों ने यह वाक्य सुना और संदर्भ समझे बिना उस औरत की ताकत देखकर प्रशंसा में मुस्कुरा दिए। रेनाटो अपना सिर नीचे झुकाए बेकरी से बाहर निकला। फुटपाथ पर धीरे धीरे चल रहा था। हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी और दूर से आती बच्चों की हंसी की आवाज उस मीठी गंध के साथ मिल रही थी जो अभी भी हवा में बनी हुई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की से हेलेना को एक अन्य ग्राहक को खाना परोसते हुए देखा और उसी क्षण उसने समझ लिया कि सच्ची सफलता वह है जो आत्मा से पैदा होती है, शक्ति से नहीं। बेकरी के अंदर हेलेना काउंटर पर वापस आई और रेसिपी बुक उठाई। उसे कॉर्नमील केक वाले पेज पर खोला और दृढ़ हस्तलेख में लिखा, क्षमा वह चीनी है जो ईश्वर के न्याय को मीठा बनाती है। फिर उसने किताब बंद कर दी और उसे दूर रख दिया।
जैसे ही घड़ी ने दोपहर बजाई और दरवाजे की घंटी फिर से बजी, नए ग्राहकों, नए दिनों, नए आशीर्वाद की घोषणा करते हुए काउंटर के पीछे लगे दर्पण में अब उसकी छवि गर्व से प्रतिबिंबित हो रही थी। अब वह पहले वाली अदृश्य महिला नहीं थी, बल्कि एक संपूर्ण विजयी आत्मा थी जो अपने प्रतिबिंब में उद्देश्य पाती थी। वह दर्पण जो पहले केवल दूसरों की विलासिता को दर्शाता था, अब उससे निकलने वाली रोशनी को लौटा रहा था। और बेकरी की हलचल, ओवन की गर्मी, ईमानदार काम की मीठी गंध के बीच हेलेना फिर से मुस्कुराई। किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि समय और उन परछाइयों को हराने के लिए जो उसे मिटाने की कोशिश कर रही थीं। काउंटर के पीछे लगे दर्पण में अब उसकी छवि गर्व से प्रतिबिंबित हो रही थी। अब वह पहले वाली अदृश्य महिला नहीं थी, बल्कि एक संपूर्ण विजयी आत्मा थी जो अपने प्रतिबिंब में उद्देश्य पाती थी। वह दर्पण जो पहले केवल दूसरों की विलासिता को दर्शाता था, अब उससे निकलने वाली रोशनी को लौटा रहा था। और बेकरी की हलचल, ओवन की गर्मी, ईमानदार काम की मीठी गंध के बीच हेलेना फिर से मुस्कुराई। किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि समय और उन परछाइयों को हराने के लिए जो उसे मिटाने की कोशिश कर रही थीं। दिन धीरे धीरे ढल रहा था, मानो समय ने खुद हेलेना की लय का सम्मान करना सीख लिया हो। सुनहरे और गुलाबी रंगों से सराबोर आसमान उसके सामने मानो एक नए पन्ने की तरह खुल रहा था। छोटी सी बेकरी के अंदर तंदूर की गर्मी ताजी पकी हुई ब्रेड की मीठी खुशबू के साथ मिल रही थी, और वह खुशबू मानो एक कहानी कह रही थी। एक ऐसी औरत की कहानी जिसे दुनिया ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन जिसे ईश्वर ने अपने दृढ़ और करुणामय हाथों से फिर से लिख दिया। हेलेना ने रोटी को उसी नजाकत से शेल्फ पर सजाया जैसे कोई फूलों की देखभाल करता है। उसकी हरकतें धीमी, शांत, लेकिन उद्देश्यपूर्ण थीं। उसके चेहरे की झुर्रियां खुली किताब की तरह समय की कहानी कह रही थीं, और हर रेखा में विश्वास, दृढ़ता और प्रेम का प्रमाण था। समय जो पहले उसकी बर्खास्तगी का क्रूर तर्क था, अब उसकी जीत को पक्का करने वाला सहयोगी बन गया था। बेकरी में चहल पहल थी। बातचीत में प्यालों की आवाज, चम्मचों की खनक, स्कूल से पहले मिठाई खरीदने आए बच्चों की हल्की सी हंसी घुली हुई थी। हर चीज में मानवीय गर्मजोशी झलक रही थी। इस जगह में एक आत्मा का एहसास न होना नामुमकिन था। हेलेना ने हर ग्राहक को ध्यान से देखा और उनमें अपनी यात्रा का प्रतिबिंब देखा। मजदूर, माएं, बुजुर्ग, युवा, सपने देखने वाले, सभी किसी न किसी रूप में वही खोज रहे थे जो वह खोज रही थी। दुनिया की भागदौड़ के बीच थोड़ा सुकून। काउंटर के कोने में एक पुराने रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा था जो नई शुरुआत की बात करता है। हेलेना मुस्कुराई। उसने कितनी बार दूसरों की रसोई में सफाई करते और दूसरों के छोड़े हुए सामान को व्यवस्थित करते हुए यह गाना सुना होगा। अब वह दूसरों की विलासिता की सेवा नहीं कर रही थी, वह ईश्वर द्वारा उसे दिए गए उपहार की सेवा कर रही थी। परिवर्तन का प्रतीक तंदूर लगातार चटक रहा था। आग की आवाज मानो दिव्य सांसों जैसी थी। हेलेना को यह सोचना अच्छा लगता था कि वहां गर्मी और आटे के बीच ईश्वर की आत्मा निवास करती है। यह एक अदृश्य वेदी थी। जैसे जैसे रोटी ऊपर उठती, वह मौन में चमत्कार को घटित होते देखती। वही मौन जिसमें ईश्वर हमेशा उसके जीवन में कार्य करता था। एक सुबह एक लड़का हाथ में कुछ सिक्के लिए दौड़ा दौड़ा आया और केक का एक टुकड़ा मांगने लगा। हेलेना ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। उसने बताया कि यह उसकी बीमार मां के लिए है और वह उनके लिए थोड़ी सी खुशी लाना चाहता है। हेलेना ने सावधानी से केक लपेटा और पैकेट में एक और रोटी रखते हुए कहा, यह मुफ्त है मेरे बेटे, भगवान तुम्हारी मां को ठीक करे। लड़का मुस्कुराया और भाग गया, और उस छोटे से भाव में किसी भी शानदार दावत से कहीं ज्यादा शालीनता झलक रही थी। बेकरी बढ़ती गई, लेकिन हेलेना कभी नहीं बदली। दीवारें सादी थीं, फर्नीचर साधारण था, लेकिन माहौल गरिमा से भरा था। लोग कहते थे कि इस जगह में कुछ अलग है, एक तरह की अदृश्य रोशनी, और वे सही थे। ये रोशनी हेलेना के भीतर से आती थी। एक दोपहर हेलेना खिड़की के पास बैठी आस पड़ोस को गुजरते हुए देख रही थी। अपनी मां के साथ जा रही एक छोटी बच्ची रुकी, उसकी तरफ देखा और बोली,
दादी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं उस लड़की की तरह बनना चाहती हूं जो प्यार से रोटी बनाती है। हेलेना हंस पड़ी। युवती, उसने मन ही मन दोहराया, इस शब्द का आनंद लेते हुए। अंदर से वह सचमुच जवान महसूस कर रही थी, क्योंकि जवानी त्वचा पर नहीं बल्कि उस आत्मा में बसती है जो सपने देखती रहती है। समय बीतता गया और हेलेना दा पड़ारिया नाम मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग उसके बनाए व्यंजन चखने और उसकी कहानी सुनने आते थे। कुछ लोग उसे प्रेरणा कहते थे तो कुछ चमत्कार, लेकिन हेलेना ने कभी खुद को बहकने नहीं दिया। उसने कहा कि यह कोई चमत्कार नहीं था, बस उस विश्वास का नतीजा था जो कभी डगमगाता नहीं। एक बार एक रिपोर्टर बेकरी की सफलता की रिपोर्ट करने आई। उसने उससे पूछा कि यह सब कैसे शुरू हुआ। हेलेना ने अपने एप्रन पर हाथ पोंछे और सीधे शब्दों में कहा, यह तब शुरू हुआ जब मैंने वह सब कुछ खो दिया जो मुझे लगता था कि मेरा था। ईश्वर ने ही मुझे दिखाया कि जो खोना है वह असल में मुक्ति है। रिपोर्टर ने भावुक होकर हर शब्द लिख लिया और बाद में देखने वाले दर्शकों को उस महिला में एक उद्यमी से भी बढ़कर कुछ दिखाई दिया। उन्हें एक जीवंत प्रमाण दिखाई दिया कि अदृश्य पर भरोसा रखने वालों के लिए एक नई शुरुआत संभव है। एक दिन रेनाटो सड़क पर चल रहा था। वही आदमी जिसने कभी उसे बेरुखी से नजरअंदाज किया था, अब झुककर चल रहा था। उसके चेहरे पर पछतावे का बोझ था। वह खिड़की के सामने रुका, हलचल देखी और नाम पहचान लिया। एक पल के लिए वह अंदर जाने से हिचकिचाया, लेकिन रोटी की खुशबू ने उसे अंदर खींच लिया और वह धीरे से अंदर गया, मानो समय में पीछे जाने की इजाजत मांग रहा हो। हेलेना ने उसे तुरंत पहचान लिया। न गुस्सा था, न घमंड, बस शांति। उसने कॉफी और केक का एक टुकड़ा मंगवाया। खाना खत्म करने के बाद वह काउंटर के पास गया और बिना ऊपर देखे पूछा, ये मिठाइयां कौन बनाता है? हेलेना ने शांति से जवाब दिया, बुढ़िया। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह शब्दों से भी भारी था। रेनाटो ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसने एक फीकी मुस्कान के साथ उसे बीच में ही रोक दिया। खुद को सही ठहराने की जरूरत नहीं है। समय ने मुझे तुम्हारी दुनिया से निकाल दिया है ताकि मुझे अपनी दुनिया में रख सकूं। उसने चुपचाप सिर हिलाया, भुगतान किया और चला गया। हेलेना उसे खिड़की से तब तक देखती रही जब तक वह कोने में गायब नहीं हो गया। उसके सीने में अब कोई आक्रोश नहीं था, बस करुणा थी। उस रात जब आखिरी रोटी तंदूर में पक रही थी, हेलेना खामोश हो गई। उसने अतीत, दर्द, पतन और उन सुबहों के बारे में सोचा जब उसे खुद पर शक हुआ था, लेकिन उसने उन हाथों के बारे में भी सोचा जिन्होंने आशा की रोटी गूंथी थी। उन दिनों के बारे में भी जब उसने बिना देखे ही विश्वास कर लिया था। वह रोई, लेकिन यह एक मीठी सी कृतज्ञता भरी चीख थी। वह भट्टी के पास गई, लपटों को देखा और बुदबुदाई जैसे ईश्वर से कह रही हो, मुझे वहां से ले जाने के लिए धन्यवाद जहां मैं सोचती थी कि मैं हूं, और मुझे वहां रखने के लिए जहां आप हमेशा से थे। चूल्हे की गर्मी उसके चेहरे को छू रही थी और उसका दिल हल्का हो गया, मानो उसने कोई मिशन पूरा कर लिया हो। उस पल उसे एहसास हुआ कि सच्ची कामयाबी रोटी बेचने में नहीं बल्कि आत्माओं को खाना खिलाने में है। अगले दिनों में भीड़ और भी बढ़ गई। लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि माहौल के लिए भी आते थे। वहां कुछ पवित्रता थी। दुनिया की ठंड से थके हुए लोग एक साधारण कॉफी और केक के एक टुकड़े में सुकून पाते थे। हेलेना कहा करती थी, हम यहां रोटी नहीं बेचते, प्यार बांटते हैं। सफाई का कपड़ा, वही जो कभी तिरस्कार का प्रतीक था, अब एक कोने में मुड़ा पड़ा था, उन सब की याद दिलाता हुआ जो उसने झेला था। उसने उसे एक निशान की तरह नहीं बल्कि एक ट्रॉफी की तरह अपने पास रखा था। उस कपड़े के टुकड़े ने आंसू पोंछे थे और अब बस एक याद दिलाता था कि गरिमा कभी बूढ़ी नहीं होती। समय बीतता रहा। सुबह रोशनी से भरी रहीं और दोपहरें कृतज्ञता की खुशबू से महकती रहीं। हेलेना ने रेनाटो को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उसे देखने की जरूरत भी नहीं थी। जिंदगी ने पहले ही न्याय कर दिया था। ईश्वर ने उसका बदला दर्द से नहीं बल्कि भरपूरी से लिया,
और यही ईश्वरीय न्याय का सबसे मधुर रूप है, जो विनाश नहीं बल्कि रूपांतरित करता है। एक रविवार की सुबह उसने खिड़की खोली और आसमान की ओर देखा। हवा गेहूं की खुशबू और दूर से हंसी की आवाज लेकर आ रही थी। बगीचे के फूल धूप में झूम रहे थे और सब कुछ एक लय में लग रहा था। उसने ऊपर देखा और धीरे से कहा, प्रभु, मैं समझ गई। मैं जो रोटी गूंथ रही हूं वह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि एक गवाही है। हर रोटी आपकी ओर उठती एक प्रार्थना है। घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे, ठीक वही समय जब वह आमतौर पर अपनी पुरानी हवेली पहुंचती थी। अब यही वह समय था जब उसने बेकरी खोली, और यह विरोधाभास इतना प्रतीकात्मक था कि उसे रोना आ गया। जिस क्षण अतीत ने उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की थी, उसी क्षण ईश्वर ने एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया था। हेलेना तंदूर के पास गई, एक और बैच निकाला और भाप उठते हुए देखी, मानो गरम रोटी की खुशबू के साथ दुआएं भी उठ रही हों। उसने आंखें बंद की और चेहरे पर आशीर्वाद जैसी गर्माहट महसूस की। उसने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, उम्र ने मेरी नौकरी नहीं छीनी, भगवान ने मुझे एक और नौकरी दी है। बाहर सूरज की तेज रोशनी बेकरी के सुनहरे चिन्ह को रोशन कर रही थी। लोग आ रहे थे और खुशी से उसका स्वागत कर रहे थे। और उसी क्षण हेलेना को एहसास हुआ कि असली दौलत वही है, उसके आगे बढ़ाए हुए हाथों में, उसके द्वारा बांटे गए आशीर्वादों में। संसार ने उसे बहुत बूढ़ी कहा था, परंतु परमेश्वर ने उसे बहुत तैयार कहा था। और इस प्रकार ओवन की गर्मी और रोटी की खुशबू के बीच वह अपने दिन ऐसे शांति से बिताती थी जैसे कोई व्यक्ति जीवन के रहस्य को समझता हो। प्रेम ही एकमात्र ऐसा काम है जिससे किसी को कभी नहीं निकाला जाता। और यदि जीवन आपको उन स्थानों से निकाल दे जहां आपने स्वयं को सबसे अधिक समर्पित किया था, तो क्या आप में पुनः शुरुआत करने का साहस होगा? हेलेना की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब दुनिया एक दरवाजा बंद कर देती है तो ईश्वर चमत्कारों का एक पूरा भंडार खोल देता है। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग यह जान सकें कि विश्वास, साहस और गरिमा के साथ नई शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती।